हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। बच्चों, क्लास 10th में प्रश्नावली 1.1 जो अभी नई बुक आई है 2023-24 के लिए। देखो, जो पुरानी बुक्स थी मैं बता देता हूँ कि अपना सिलेबस कहाँ कहाँ चेंज हुआ है और जो नई बुक्स है उसके अंदर कौन कौन सा सिलेबस है। ठीक है, देखो जो पुरानी बुक्स थी 22-23 के अंदर, उसके अंदर 1.1, 1.2, 1.3 और 1.4 एक्सरसाइज थी। लेकिन जो अब नई बुक्स है 2023-24 के लिए, उसमें 1.1 को हटा दिया है। जो 1.2 थी वो अब 1.1 है, 1.2 थी वो 1.1 है, और जो 1.3 है वो 1.2 है, और 1.4 है, इसको भी हटा दिया है। तो अपने न्यू सिलेबस के अंदर 1.1 और 1.2 है। दो एक्सरसाइज ही हैं, दोनों के दोनों अपन अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, देखो एक्सरसाइज 1.1 के अंदर जो चीज़ें अपने को पहले से आनी चाहिए तभी अपन एक्सरसाइज 1.1 कर सकेंगे। अगर इनमें से एक भी लाइन अगर आपको पता नहीं है तो फिर एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट नहीं होगी। यानी कि 1.1 में 1 को कंप्लीट करने के लिए जिन जिन बातों का ध्यान रखना है वो सारी की सारी बातें मैं इंट्रोडक्शन में ले रहा हूँ। देखो, सबसे पहली बात है कि अभाज्य संख्या क्या होती है। बिल्कुल जीरो से ले रहा हूँ, सभी को पता होता है, लेकिन फिर भी मान लो किसी बच्चे को नहीं पता है तो अपन बिल्कुल जीरो से लेके सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर करते हुए चलेंगे। ठीक है, देखो अभाज्य संख्या सभी को पता है, ऐसी संख्याएं होती हैं जिसके अंदर सिर्फ एक या स्वयं का भाग जाता हो, एक या स्वयं का भाग जाता हो। कौन कौन सी होती हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13 और इस तरीके से चलता जाता है। तो ये अभाज्य संख्या मैंने क्यों बताया है? क्योंकि जब अपन HCF और LCM ज्ञात करेंगे तब अपने को इनकी सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पर जितने भी पॉइंट है सभी की ज़रूरत पड़ेगी, और सिर्फ इतने ही है, इतने पता है, एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो जाएगी। जब आप मैथ्स स्टार्टिंग अच्छी करोगे तो आपका खुद का मन धीरे धीरे अच्छा करने का होगा। जब आप शुरुआत ही अच्छे से नहीं करोगे, शुरुआत में ही चीज़ों को छोड़ते जाओगे तो फिर कई चीज़ें ऑटोमेटिकली अपने आप छूटती जाएगी। सेकंड पॉइंट है अभाज्य गुणनखंड। किसी भी प्राकृत संख्या को उसके अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखा जा सकता है। मैं चाहे प्राकृत संख्या बोलूं या फिर मैं ऐसा बोल दूं कि कोई भी भाज्य संख्या है, जैसे मान लो 6 ले लेता हूं, 6 एक भाज्य संख्या है। अब इस भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडों के रूप में लिखना है तो सबसे पहले मुझे अभाज्य संख्याएं आनी चाहिए। तो सबसे पहली अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2। अब वहाँ पे 2 का भाग जाएगा नहीं जाएगा, 3 का भाग जाएगा नहीं जाएगा, इसके लिए अपन ने भाजकता के नियम है वो भी यहाँ पर लिख दिए। और एक और फॉर्मूला है, मतलब यहाँ 6 पॉइंट है, 6 पॉइंट से 7वें पॉइंट याद रखने की ज़रूरत नहीं है। 6 पॉइंट याद रखो, एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट। ये एक भाज्य संख्या है 6, तो भाज्य संख्या इसके अंदर 2 का दोगे 3 बार और फिर 3 का दोगे तो 1। तो 2 और 3 क्या है? अभाज्य संख्या है। यानी कि किसी भी प्राकृत संख्या को या उसके या भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। 6 है, इसको क्या लिख सकता हूँ? 2 गुणा 3। एक और उदाहरण ले लेते हैं, मान लो 20 है, इकाई का अंक 0 है, 2 का भाग जाएगा, ये छोटी है इसलिए पता होता है। ठीक है, 10, फिर 2 का दिया 5, फिर 5 का दिया 1। अब ये जो 20 है ना, 20 तो भाज्य संख्या है, प्राकृत संख्या है। इसके जो गुणनफल होंगे ना, अभाज्य गुणनखंड, ये जो गुणनखंड है ना, ये 2, 5, ये अभाज्य है ना, तो 2 गुणा 2 गुणा 5। यहाँ पर 2 बार है इसलिए मैं इसको 2 की घात 2 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो 2 की घात 2 गुणा 5, इस तरीके से लिख सकते हैं अपन। ठीक है, अब आता है कि भाई HCF किसे कहते हैं। तो HCF ज्ञात करने के लिए यहीं से चलते हैं। आपको अभाज्य संख्या आनी चाहिए, अभाज्य संख्या आने के बाद में अभाज्य गुणनखंड करने आने चाहिए। अभाज्य गुणनखंड तभी हो पाएगा जब आपको भाजकता के नियम आते हो। ये सब होने के बाद में
आप क्या करोगे, संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ गुणनखंड की सबसे छोटी घात, उभयनिष्ठ गुणनखंड की सबसे छोटी घात होगी, वही HCF होगा। महत्तम समापवर्ते यानी कि सबसे छोटी घात, ठीक है। लसप लघुत्तम बड़ा है तो घात होगी वो छोटी होगी। इसका जो नाम है उसका जस्ट उल्टा वहाँ पे घात हो जाएगी, ठीक है। इतना ध्यान रखो। मशप महत्तम समापवर्ते सबसे छोटी घात उभयनिष्ठ। लसप है लघुत्तम समापवर्ते, उसका तो नाम लघुत्तम है, सबसे बड़ी घात लघुत्तम यानी छोटा, तो घात कैसी हो जाएगी, बड़ी घात हो जाएगी। तो ये ध्यान रखनी है। अब है भाजकता के नियम। भाई 2 से भाजकता का इकाई अंक क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8 हो। 3 से भाजकता का नियम है, संख्याओं में अंकों का योग है वो कितना होना चाहिए, अंकों के योग में 3 का भाग पूरा जाना चाहिए। कैसे, देखो जैसे मान लो मैंने ले लिया है 36, तो अंकों का योग करो, देखें तो योग 3 + 6 कितने हो गए, 9, और 9 में 3 का भाग पूरा जाता है। इस तरीके से करना है, ठीक है। मैं मान लो बड़ी संख्या ले लेता हूँ, मैंने ले ली 3, 6, 6, 3। अंकों का योग करो, 6, 3, 9, 9 और 9 कितने हो गए, 18। योग 18, 18 में 3 का भाग पूरा जाता है, इसका मतलब इसमें भी 3 का भाग पूरा जाएगा। 4 की भाजकता का नियम क्या होगा, अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग पूरा जाए। अंतिम 2 अंक, अब देखो यहाँ पर अंतिम 2 अंक कौन है, 6 और 3, 63। क्या 63 के अंदर 4 का भाग पूरा जाता है, नहीं जाता है, इसका मतलब इसके अंदर 4 का भाग नहीं जाएगा। 5 की भाजकता का नियम, इकाई का अंक या तो 0 हो या फिर 5 हो। अगर इकाई का अंक 0 और 5 है तो उसके अंदर 5 का भाग पूरा जाएगा। एक फॉर्मूला आपको याद रखना है कि 2 संख्याओं का गुणनफल है वो HCF × LCM होता है। 3 संख्याओं के लिए ये फॉर्मूला नहीं लगाना है, सिर्फ और सिर्फ 2 संख्याओं पर ही है। 3 संख्याओं के लिए अभाज्य गुणनखंड अलग से करने पड़ेंगे, ठीक है। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेके या फिर रफ कॉपी के अंदर एक्सरसाइज प्रश्नावली 1.1 का बेसिक है वो इतना नोट कर दो। सभी के अंदर मैं बताता रहूँगा। एक्सरसाइज 1.2 जब करूँगा तो 1.2 करने के लिए अपने को किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो अपन सबसे पहले लिख देंगे। प्रत्येक एक्सरसाइज के अंदर 3, 4 या 5 पॉइंट ही होते हैं जिनकी वजह से पूरी की पूरी एक्सरसाइज सॉल्व होती है। तो सबसे पहले वो लिखते रहेंगे और फिर इनको आप एक अलग कॉपी में शुरू से ही आप लिखते जाओगे तो आपको एग्ज़ाम के टाइम, टेस्ट के टाइम, हाफ ईयरली के टाइम बहुत हेल्प मिलेगी। तो आप इसको लिख देना और फिर अपन करते हैं एक्सरसाइज 1.1 यानी कि 2023-24 की एक्सरसाइज बुक्स है, उसके अंदर एक्सरसाइज 1.1 कौन सी है, जो अपने पहले वाली बुक्स थी उसके अंदर जो 1.2 था वो अब 1.1 फर्स्ट है। इकाई का 106 है, इसका मतलब इसमें 2 का भाग जाएगा। 2 का भाग दिया, 2 7 14, पीछे बच गया 1, 2 8 16, अभी भी 2 का जाएगा। 2 3 6, पीछे बच गया 1, 2 9 18। अब देखो, अब इसके अंदर 2 का तो जाएगा नहीं, तो 2 के बाद कौन है, 3। तो 3 का भाग दे के देखते हैं, ठीक है। 9 और 3 कितने होते हैं, 12, और 12 में 3 का भाग पूरा जाता है, इसलिए इसमें 3 का भाग जाएगा। 3 एकम 3, 3 तिया 9। अब देखो 3 और 1 4 हो गए। क्या 4 में 3 का भाग जाता है पूरा, नहीं जाता है, इसलिए इसके बाद में कौन आ गया, 5। इकाई का अंक ना तो 0 है ना 5 है, इसलिए 5 का भाग भी नहीं जाएगा। फिर 7 का भाग भी नहीं जाता है। 11 का भाग भी नहीं जाता है। 13 का तो 13 में जाता ही है, तो ये 13 एकम 13, यानी कि जो 156 है इसको आप क्या लिखोगे, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13, यानी कि 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 1 गुणा 13 की घात 1। तो इस तरीके से अपना ये हो जाएगा। नेक्स्ट है 3, 8, 2 और 5। तो सबसे पहले देखो 2 का भाग तो इसमें जाएगा नहीं क्योंकि इसका इकाई का अंक कितना है, 5 है। तो उसके बाद 3 का देखो, 3 का कैसे देखते हैं, अंकों का योग करो, उसके अंदर अगर 3 का भाग पूरा जाता है इसका मतलब इसमें भी 3 का भाग पूरा जाएगा। देखते हैं 3 और 8 11,
11 और 2 13, 13 और 5 18, 18 में 3 का भाग पूरा पूरा जाता है, 3 छंग 18। इसका मतलब इस पूरी संख्या के अंदर भी 3 का भाग पूरा जाएगा। ठीक है, तो 3 का दिया तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, पीछे बच गए 2, यहाँ हो गए 22, तो 3 7 21, 1 3 पंजे 15। ठीक है, फिर अंकों को योग करके देख लो, फिर 3 का भाग क्या पता जाए ना जाए। तो 1 और 2 3, 3 और 7 10, 10 और 5 15। क्या 15 में 3 का भाग जाता है? बिल्कुल जाता है। तो इसमें 3 का दिया तो ये हो जाएगा 3 3 चौक 12, ये 3 दूनी 6, 1 3 पंजे 15। फिर 3 का देखते हैं जाता है या नहीं जाता है। 4 और 2 6, 6 और 5 11, 11 में 3 का भाग नहीं जाता है। तो 3 के बाद आता है 5। अभाज्य संख्या कौन सी आती है? 5 आती है। तो 5 अगर अभाज्य संख्या आती है तो फिर देखो 5 0 या 5 है, 5 का भाग जाएगा बिल्कुल। 5 का भाग 4 में तो जाएगा नहीं, तो 42 हो जाएगा। तो 8 पंजे 40, पीछे बच गया 2 25 हो गए, 5 का भाग 5 में 25 हुआ। अब इसमें 8 और 5 13 हो सकता है कहीं बीच में अगर मान लो भूल जाए कि भाई इसमें यहाँ पर भी अगर आपने 5 का दे दिया है फिर 3 का दे दिया तो कोई दिक्कत नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पहले 2 का ही दो फिर 3 का दो फिर 5 का दो। ऐसा कोई रूल नहीं है कि अभाज्य गुणनखंड है वो एक क्रम में आए, ऐसा कोई रूल नहीं है। जैसे मेरे कहने का मतलब ये है कि आप 2 गुणा, इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना, 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 13। अब ये 2 बाद में लिख दे इसका कोई मतलब नहीं, मल्टीप्लाई करने पर वही आता है। ठीक है, तो यहाँ पर 5 का दो, 5 एकम 5, 3 बच गए, 7 पंजे 35। अब 17 के अंदर अभाज्य संख्या है तो 17 का ही जाएगा सीधा। कितनी बार? एक बार। तो 3825 के अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से हुए? 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। इसको क्या करते हैं? घातों के रूप में लिख देते हैं। 3 गुणा 3 का मतलब 3 की घात 2, 5 गुणा 5 5 की घात 2 और 17 की घात 1। तो इस तरीके से अपना ये वाला भी हो गया। अभी अपन कर क्या रहे हैं? सिर्फ अभाज्य गुणनखंडों को, ये जो है ये जो संख्या लिखी हुई है, ये जो भाज्य संख्याएं लिखी हुई है, इन भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में ही लिख रहे हैं। यानी कि क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि शुरुआत कम से कम ये तो करो कि आपको अभाज्य गुणनखंड करने आ रहे। अगर आपको अभाज्य गुणनखंड नहीं करने आ रहे तो आप एक्सरसाइज 1.1 के कोई भी क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। इसीलिए तो सबसे पहला क्वेश्चन ये दिया है। जितने भी मैंने पॉइंट्स बताए हैं बिल्कुल उन पॉइंट से मैं बाहर नहीं जाऊँगा। 6 पॉइंट बताए हैं, 6 के 6 में 6 के अंदर ही रहूँगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 5 0 0 5, 5 और 5 कितने? 10। तो ना तो 2 का जाएगा ना 3 का जाएगा, सीधा 5 का। 5 का दिया, 5 एकम 5 0, 5 एकम 5। इसमें भी देखो ना तो अब ना 2 का जाएगा, 3 का भी नहीं जाएगा क्योंकि अंकों का योग कितना हो रहा है? 2। 5 का भी नहीं जाएगा क्योंकि इकाई का अंक 5 के लिए 0 या 5 होना चाहिए। 5 के बाद कौन आता है? 7। तो 7 का भाग जाएगा इसमें। ठीक है, तो 7 का देखो, 7 एकम 7, पीछे बच गया 3, 7 चौक 28, पीछे बच गया 2 और 7 तिया 21। ठीक है, फिर इसके अंदर 7 का भाग अगर दोगे तो नहीं जाएगा क्योंकि 7 दूनी 14 और फिर 3 बच जाएंगे। तो फिर 7 के बाद में कौन आता है? 11। 11 का भाग 2 देखते हैं, देखें। ठीक है, 11 एकम 11, पीछे बच गया 3 33, तो 11 तिया 33, 13 बार। फिर इसके 13 तो एक अभाज्य संख्या है तो उसका पूरा का पूरा भाग चला जाएगा, 13 एकम 13। यानी कि 5005 के अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल, ठीक है, 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। यहाँ पर 5 एक ही है तो 5 की घात 1 लिख देता हूँ। 7 एक है तो 7 की घात 1, 11 एक है तो 11 की घात 1, 13 एक है तो 13 की घात 1। तो इस तरीके से अपना ये भी हो गया। नेक्स्ट देखो, मैं इसको थोड़ा साफ कर देता हूँ। नेक्स्ट है 5वां। ठीक है, तो इसके अभाज्य गुणनखंड करते हैं।
7, 4, 2 और 9। अब देखो इसके इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 है नहीं, इसका मतलब 2 का भाग भी नहीं देगा। 3 का भाग देखो, देखें 7, 4, 11, 11 और 2 13, 13 और 9, 13 और 9 22 हो गए। तो 22 में 3 का भाग नहीं जाता है, यानी कि 5 का भाग भी नहीं जाएगा, 7 का भाग नहीं जाएगा, इसमें सीधा भाग जाएगा 17 का। अब करके देखना, तो 17 का भाग इसमें दोगे तो 17 एकम 17, 17 दूना 34, 17 तिया 51 और 17 चौक 68। 74 में से 68 गए, पीछे कितने बच गए? 4 और 2 6, तो ये हो गया 62, 62 हो गए। तो 17 तिया 51, 17 तिया 51, 17 चौक 68 हो जाएंगे, 62 से ज़्यादा। तो 17 तिया 51, 62 में से 51 गए, पीछे बच गए 9 और 2 11, 11 का 11 और ये हो जाएंगे 11 है तो 119। तो 119 कितना हो जाएगा? 17, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 17 चौक 68, 17 पंजे 85, 17 छंग 102, 17 7 119। अब इसके अंदर भाग जाएगा 19 का, 43 में 2, 19 एकम 19, 19 दूना 38, 2 और 3 पीछे बच गए 5, यहाँ आ गया 5, तो ये हो गया 57। तो 19 तिया 57, 23 में तो 23 का ही जाता है, तो ये 1 आ गए। यानी कि ये जो संख्या आई है 7, 4, 2, 9, इसके अभाज्य गुणनखंड 17, 19 और 23 इस तरीके से हो गई। तो सबसे पहला क्वेश्चन ही अपना ये था कि भाई अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में क्वेश्चन नंबर लिखेंगे, निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात करना है, और फिर इसकी जांच भी करनी है कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF इंटू HCF, ये फॉर्मूला था पॉइंट नंबर 6। और जो अपन ने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया है, अगर आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आता है तभी आप क्वेश्चन नंबर सेकंड कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले है HCF LCF निकालो, उसके लिए अभाज्य गुणनखंड आना चाहिए। उसके बाद में फिर दो संख्याओं का गुणनफल HCF इंटू HCF, पॉइंट नंबर 6। तो ये जो फॉर्मूला है 3 संख्याओं पे लागू नहीं होगा, ठीक है। 2 संख्याएं दे रखी है इस क्वेश्चन के अंदर, सारी कर देंगे, ठीक है। देखो फर्स्ट इसका है 26 और 91 का HCF और LCM निकालना है। इसका मतलब 26 और 91। सबसे पहले तो क्या करो, इनके अभाज्य गुणनखंड करो, 2 का भाग दोगे क्योंकि इकाई का अंक 6 है 13 बार, फिर 13 का दोगे तो 1 बार, ठीक है। फिर 91 है, 91 में सबसे पहले जाएगा 13 का, 13 7 91, 7 का दे दो, ठीक है। कैसे भी कर सकते हो, पहले 7 का देके फिर 13 का आ जाएगा। अब देखो ये जो 26 है ये एक भाज्य संख्या है, इसके अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से हो गए? 2 और 13, 2 भी 1 है, 13 भी 1 है। फिर है 91, ये 91 भी एक भाज्य संख्या है, इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए 13 और 7, ये भी 1 है, ये भी 1 है। अब देखो सबसे पहले क्या ज्ञात करना है? HCF, है ना। तो HCF का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम, यानी कि सबसे छोटी कॉमन घात कौन सी है? सबसे छोटी कॉमन। देखो यहाँ पर 2 है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें 7 है लेकिन इसमें नहीं है, तो जो 13 है ना, इसमें भी 1 बार है, इसमें भी 1 बार है, इसलिए 13 की घात 1 का मतलब है 13। ये तो आ गया HCF। LCM लघुत्तम समापवर्ती, लघुत्तम यानी कि सबसे बड़ी कॉमन घात कौन सी होगी? सभी में लेनी है, सबसे बड़ी घात, कॉमन नहीं आ रहा है, सबसे बड़ी घात सभी में लेनी। तो 2 से शुरू करो, 2 की घात 1 सबसे बड़ी है, फिर है 7 की घात 1 सबसे बड़ी है, फिर है 13 की घात 1 सबसे बड़ी है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14 और ये हो जाएगा 13, 14 दाए 14 और 13, ये अपने हो गए 182, ठीक है। HCF आ गया, LCM आ गया। अब इसकी करते हैं जांच, ठीक है। जांच में क्या है? 2 संख्याओं का गुणनफल, इन दोनों का गुणनफल 26 गुणा 91,
इन दोनों का जो गुणनफल है वो HCF इंटू LCM के बराबर होगा। HCF कितना है 13, LCM कितना है 182। इसको गुणा करोगे तब ये बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो आप गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 23,266 और ये भी आ जाएगा 23,266। तो ये एक तरीके से अपन ने जांच कर ली है, ठीक है। तो इसका फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट कर 510 और 92। तो आप क्या करो, पहले 510 के अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं और फिर अपन करते हैं 92 के अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। 2 का भाग दोगे सबसे पहले जाएगा इसके अंदर, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, पीछे बच गया 1, 2 पंजे 10, पीछे बच गया 1, 2 पंजे 10। अब इसके अंदर 2 का तो जाएगा नहीं, 3 का देखो 5, 5 10 और 2 12, 12 इसका मतलब 3 का भाग इसमें जाएगा पूरा। 3 का भाग दिया तो 3 7 21, 3 8 24, 1 3 पंजे 15, 8 5 13 मतलब 3 का नहीं जाएगा, तो फिर 5 का दो, 5 का दिया तो 5 एकम 5, 3 7 पंजे 35। फिर इस 17 में तो किसका जाएगा, 17 का ही जाएगा। ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए 510 के, मैं लिख देता हूँ 510 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। अब आते हैं इस पर 92 पर। 92 है, सबसे पहले 2 का भाग दोगे तो 2 चौक 8, 1 2 छंग 12, फिर 2 का जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, फिर किसका जाएगा भाई, सीधा 23 का। 23 एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो जो 92 है इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए अपने 2 गुणा 2 गुणा 23। अब देखो HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन का मतलब यहाँ पर 2 की घात 1 है, यहाँ 2 की घात 2 है, सॉरी 2 की घात 2। तो इसमें कॉमन तो कौन आ गया, सिर्फ और सिर्फ यही तो कॉमन है ना। अब यहाँ पर 2 है लेकिन इसमें 2 नहीं है, तो इसका HCF कितना आ गया 2। LCM कैसे आएगा, देखो LCM ज्ञात करने के लिए क्या करोगे, सबसे बड़ी घात, यहाँ पर 2 की घात 1 है लेकिन यहाँ पे 2 की घात कितनी है 2, तो सबसे बड़ी तो है 2 की घात 2 गुणा, फिर 3 की सबसे बड़ी, देखो इसमें 1 है इसमें 0 है तो 1 तो है ना कम से कम, तो 3 की घात 1। अब बोलोगे इसमें नहीं, इसमें है, मैं 1 को क्या लिख सकता हूँ 3 की घात 0, ऐसे मैं लिख सकता हूँ 3 की घात 0 का मतलब 1 ही होता है, तो अधिकतम होगी 3। उसके बाद आ रहा है 5 की भी 1 ही है, उसके बाद आ रहा है 17 और उसके बाद आ रहा है 23। जब आप इन सभी को गुणा करोगे तो कितना आ जाए 23,460। सेकंड है भाई जांच करनी है, तो जांच करनी है तो 2 संख्याओं का गुणनफल, तो 2 संख्याओं का गुणनफल यानी कि 510 इंटू 92, ये बराबर आना चाहिए HCF इंटू LCM, HCF इंटू LCM, ठीक है। तो आप इनको गुणा करोगे तब ये आ जाएगा अपने, गुणा करने पर आ जाएगा 46,920 और इधर भी आ जाएगा 46,920, बराबर आ गया है, इसका मतलब ये अपना राइट है इसका, ठीक है। तो सबसे पहला काम तो अपन इसके अभाज्य गुणनखंड कर देंगे और इसके भी अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। पहले इसके अंदर 2 का भाग देंगे, 2 का दिया तो 2 एकम 2, 1 बच गया, 2 छम 12, 1 बच गया, 2 8 16, फिर 2 का दिया तो 2 8 16, 2 चौक 8, फिर 2 का दिया 2 चौक 8, 2 दूनी 4, फिर 2 का दिया 2 दूनी 4, 1, फिर 3 का दिया 3 7 21 और फिर 7 का दिया तो 1 बार हो गए। इसके 2 का ही भाग देना पड़ेगा, 2 दूनी 4, 2 7 14, फिर 3 का दिया 3 9 27, फिर 3 का दिया तो 3 3 9, फिर 3 का दिया तो 1। अब देखो, अब मैं दोनों के लिख देता हूँ, ठीक है। 336 के अभाज्य गुणनखंड कौन से हैं, 2 2 2 2 1 2 3 4, 2 की घात 4 गुणा 3 की घात 1 और 7 की घात 1, 3 की घात 1 और 7 की घात 1, 54 अभाज्य गुण 2 की घात 1 है, 3 की घात 1 2 3, 3 की घात 3, ठीक है। तो इसके अंदर
HCF कॉमन देखो भाई, हाईएस्ट यानी कम से कम कॉमन कितनी है, यहाँ पे 2 की घात 1 है, यहाँ 2 की घात 4 है, तो 2 की घात 1 तो कॉमन आ गई। 3 की घात 1 है, 3 की घात 3 और 3 की घात 1, इसमें कॉमन 3 की घात 1 हो गई सबसे छोटी, 3 की घात 1। अब यहाँ 7 की घात 1 है, यहाँ 7 की घात कुछ है नहीं, तो कॉमन नाम की तो कोई चीज़ है नहीं, तो ये अपना आ जाएगा HCF 2 गुणा 3 कितना आ गया 6। ठीक है। LCM में क्या करते हैं, सबसे बड़ी घात लेते हैं ना, तो सबसे बड़ी 2 की घात 4, फिर है 3 की घात 3, 2 हो गया 3 हो गया, फिर 7 की घात 1, 2 की घात 4 का मतलब हो गया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 3 तिया 9 9 तिया 27 गुणा में 7 पर आ गया अपना 30 24। अब इसकी जांच करनी है, तो ये जांच अब खुद से करें। ठीक है, दोनों संख्याओं को गुणा कर दो, LCF और HCF दोनों को गुणा कर दो। अगर दोनों बराबर आ रहे हैं तब तो अपन ने ठीक किया है, नहीं आ रहा है इसका मतलब गलत किया है। ठीक है, जो 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM होता है, वो सिर्फ 2 संख्याओं के लिए ही लागू होता है। इसलिए इसमें अगर जांच करने के लिए बोलोगे तो क्या वो फॉर्मूला लगाओगे? नहीं। तो यहाँ पर 3 संख्या हैं, तो बिल्कुल नॉर्मल जैसे चल रहे थे वैसे ही करना है। ठीक है, देखो अभाज्य गुणनखंड 12 के करने हैं, दूसरा करना है 15 का, और एक करना है अपने को 21 के। ठीक है, 2 का भाग दोगे तो 2 छंग 12, फिर 2 का दोगे तो 2 तिया 6, फिर 3 का दोगे तो 1। इसमें देखो सबसे पहले किसका दोगे, 5 और 1 6 होता है, 6 में 3 का यस 3 का जा रहा है, तो पहले 3 का दो है ना, 3 पंजे 15, फिर 5 का दिया तो 1। इसमें पहले 3 का दो, 3 7 21, 7 का दिया तो 1। अब देखो, अब आप क्या करो कि भाई 12 के अभाज्य गुणनखंड कौन सा है, 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 गुणा 2 गुणा 3। आप इसको घात के रूप में भी लिख दो, 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 1। HCF और LCM दोनों ज्ञात करने, इसलिए इसको इस रूप तक लेके आना। ठीक है, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कम से कम घात वाला कॉमन, LCM ज़्यादा से ज़्यादा घात वाला लेना पड़ेगा। ठीक है, फिर है 15, तो 15 का क्या हो जाएगा 3 गुणा 5, और घात ये तो एक ही है, 3 गुणा 5। ठीक है, 21 है, 21 की घात कौन कौन सी हो जाएगी, 3 गुणा 7, ये भी एक है, 3 गुणा 7। अब देखो, अब इसके अंदर जो HCF होगा, HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन है कम से कम घात वाला। तो भाई कम से कम घात वाला कॉमन तो कौन आ रहा है भाई, 3 आ रहा है। कम से कम घात वाला कॉमन कौन आ रहा है, 3। 3 की घात 1, 3 की घात 1, 3 की घात 1, इसका मतलब HCF कितना हो गया 3। LCM में आपको सबसे पहले वाले गुणनखंड से चलना है। सबसे पहला 2 की अधिकतम घात कितनी है, 2 की घात 2 है, इनमें है नहीं, मतलब 2 की घात 0, तो ये तो 2 की घात 2 तो अधिकतम आ गया, गुणा 3 की घात अधिकतम कितनी है, 1 है, तो 3 की घात 1 गुणा, फिर 5 की अधिकतम घात कितनी आ रही, 1 है, तो 5 की घात 1, और फिर 7 की घात अधिकतम कितनी है, 1 है। ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 3 गुणा 5 गुणा 7, तो ये हो जाएगा 4 तिया 12 गुणा 5 गुणा 7, 12 पंजे 60 गुणा 7, तो 7 छंग 42, 420। LCM कितना आ गया 420। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट। सिर्फ अभाज्य संख्या है तो कॉमन कौन सा होगा, एक ही कॉमन होगा, लेकिन फिर भी अपन कर देते हैं। इसमें भी 17 का ही जाएगा एक बार, इसमें भी 23 का ही जाएगा एक बार। ठीक है, इसमें भी 29 का जाएगा एक बार। तो यहाँ जो 17 है, 23 और 29 है, इसके अभाज्य गुणनखंड देखो, एक तो 17 गुणा 1, क्योंकि एक तो सब कॉमन है ना, 23 गुणा 1, और ये है 29 गुणा 1। तो देखो HCF निकालना है ना, HCF कॉमन क्या आ रहा है, सिर्फ 1 आ रहा है। ठीक है, तो HCF कितना हो जाएगा 1,
एलसीएम कितना हो जाएगा, हाईएस्ट 17 की कितनी है, एक ही है, तो 17, फिर 23 की भी एक ही है, और फिर 29 की एक है, ठीक है। तो इनको आप गुणा करोगे तब आएगा 11,339, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड देखो, सेकंड के अंदर सभी के अभाज्य गुणनखंड कर दो, 8 के भी कर दो, 9 के भी कर दो और 25 के भी कर दो, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। 2 का दिया तो 4 बार, फिर 2 का दिया तो 2 बार, फिर 2 का दिया तो 1 बार, यानी कि 8 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 की घात 3, ठीक है। 9 पर आओ, 3 का दिया तो 3 बार, फिर 3 का दिया तो 1 बार, यानी कि जो 9 है इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 3 गुणा 3, यानी कि 3 की घात 2। 25 पे आओ, 5 का दोगे तो 5 बार, फिर 5 का दोगे तो 1 बार, तो जो 25 है इसके अभाज्य गुणनखंड आ गए 5 गुणा 5, यानी कि ये आ गए 5 की घात 2। अब इसका निकालना अपने को HCF। HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन, तो देखो इसके अंदर 2 है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें 3 की घात है लेकिन इसमें और इसमें नहीं है, इसमें 5 की घात है लेकिन इसमें और इसमें नहीं है, इसलिए इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो जाएगा, 1। एलसीएम कितना होगा, एलसीएम तो आप इन सभी को गुणा करोगे, ठीक है, 2 की घात 3, 2 की घात 3, 3 की घात 2, 5 की घात 2, 2 की घात 3 का मतलब 8 गुणा 9 गुणा 25, इन सभी को आप गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। एलसीएम फिर ध्यान रखना, एलसीएम क्या होता है, लघुत्तम समापवर्त्य, तो आपको सबसे बड़ी घात लेनी है, ठीक है। और एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो कॉमन सबसे छोटी घात लेनी है, बस इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। ये हो गया थर्ड पार्ट। नेक्स्ट तो फॉर्मूला क्या है, लिख देना वापस, 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर, HCF इंटू LCM, ठीक है। ये फॉर्मूला है, सारी चीज़ें दे रखी हैं, फॉर्मूले में पुट करो और आंसर आ जाएगा। 2 संख्या है 306 इंटू 657, HCF दे रखा है 9, LCM है वो ज्ञात करना है, ठीक है। यहाँ 9 गुणा में है, इधर आ गया तो भाग में आ जाएगा और उधर सिर्फ LCM बच जाएगा, तो 306 इंटू 657 बटे में 9 बराबर क्या आ जाएगा, LCM। अब देखो 9 का इसमें पढ़ा जाएगा, ठीक है, 9 एकम 9, ये हो जाएगा 9 तिया 27, 3 बच जाएगा, 9 चौक 36, तो ये हो गया 34 गुणा 657 बराबर LCM। तो जो LCM है वो आ जाएगा, इनको आप मल्टीप्लाई करोगे तब इसका आंसर आएगा, तो LCM आ जाएगा अपने 22,338, ये इसका आंसर। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, इसमें ये कहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए, यानी कि ये जो ऊपर 6 की घात दे रखी है इसके बारे में बोल रहा है, और ये n क्या है, एक प्राकृत संख्या है। सबसे पहले क्वेश्चन ही समझते हैं, काफ़ी यूँ होता है कि इस क्वेश्चन में क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता है। तो n जो है प्राकृत संख्या n के लिए, क्या ये 0 पर समाप्त होगी, ये पूरी की पूरी 0 पर समाप्त होगी, पता नहीं, थोड़ा बहुत करके देख लेते हैं कि 6 की घात 1 कितना होगा, 6, क्या ये 6 समाप्त हो गया, पीछे 0 है क्या, नहीं है। यहाँ पे n की जगह में क्या ले रहा हूँ, प्राकृत संख्या ले रहा हूँ 2, तो 6 इंटू 6 कितना हो गया, 36 हो गया। फिर 6 की घात 3 लोगे तो कितना हो गया, 216 हो गया। देखो इसका इकाई का अंक क्या 0 है क्या, इकाई का अंक 0 का मतलब 0 पर समाप्त हो रही है क्या, नहीं हो रही है, ठीक है। आगे मैं करूँगा तब भी ये 0 पर समाप्त नहीं होगी। इसका मतलब इसका कंसेप्ट क्या है, इसका कंसेप्ट ये है कि आपको क्या करना पड़ेगा, पहले यहाँ पर जो भी अंक दे रखा होगा जो भी अंक दे रखा होगा उस अंक के अभाज्य गुणनखंड करने। 6 के अभाज्य गुणनखंड करोगे 3 और 3 का करोगे तो 1। अभाज्य गुणनखंड करने पर अभाज्य गुणनखंड करने पर ये जो अभाज्य गुणनखंड आए हैं इसमें कम से कम 1 बार 2 भी आना चाहिए और 1 बार
5 भी आना चाहिए, तब तो ये 6 है वो अंक 0 पर समाप्त होगी, नहीं तो नहीं होगी। यहाँ पर जो 6 है उसके देखो अभाज्य गुणनखंड आ रहे 2 गुणा 3, 2 तो आ गया लेकिन अब 5 नहीं आया। इसका मतलब ये होगा कि यह अतः यह 0 पर समाप्त नहीं होगी। अब 0 पर अगर समाप्त नहीं होगी तो आपको बाकायदा क्यों नहीं हो रही है कारण लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका कारण क्या है? कारण है कि कोई भी संख्या, अगर ये कोई भी संख्या 0 पर समाप्त होगी तो उसके जो पावर है यानी कि n है, तो इस संख्या के जो अभाज्य गुणनखंड है आप लिख दो कि जिस संख्या का आपने अभाज्य गुणनखंड किया है, अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार तो 2 और 5 दोनों आने ही चाहिए। ये अगर आ जाता है तब तो 0 पर समाप्त होगी, ये नहीं आता 0 पर समाप्त नहीं होगी। एक और एग्जांपल लेते हैं अपन। जैसे मान लो मैंने ले लिया 9 की पावर n, इसका मतलब अभाज्य गुणनखंड किसके करने पड़ेंगे? 9 का करना पड़ेगा। तो 9 के जब मैं करूँगा तो ये आ गए 3 गुणा 3। क्या इसके अंदर कहीं पे भी 2 और 5 है? नहीं है, मतलब ये भी 0 पर समाप्त नहीं होगी। एक और ले लेता हूँ, मान लो मैंने ले लिया 10 की घात n। अब 10 की घात n है तो 10 के अभाज्य गुणनखंड करता हूँ। 2 का दिया तो 5 बार, 5 का दिया तो 1 बार। इसके अंदर 2 भी आ रहा है और 5 भी आ रहा है, कम से कम 1 बार तो आ रहा है। अब बड़ा हो, ज़्यादा अभाज्य गुणनखंड आ रहे हैं, कम से कम 1 बार, 2 अभाज्य गुणनखंड और 1 5, ये तो आने ही चाहिए। ये आ रहे हैं मतलब 0 पर समाप्त होगी, ये नहीं आ रहा है मतलब 0 पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है। अब देखो 10 की घात 1 कितना होता है? 10। 10 की घात 2 कितना होता है? 100। 10 की घात 3 कितना होता है? 1000। अब यहाँ पे देखो ये भी समाप्त हो गई 0 पर, ये भी समाप्त हो गई 0 पर, ये भी समाप्त हो गई 0 पर। तो कम से कम एक अभाज्य गुणनखंड किसका आना चाहिए? 2 गुणा 5 का। ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13, 6 गुणा 7 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 गुणा प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं? पहले तो ये बताएं आप कि इसमें से लगभग ये सारी अभाज्य संख्याएं दिखाई दे रही है, इसमें भाज्य और अभाज्य दोनों संख्याएं दिखाई दे रही है। ये बोल रहा है कि ये जो पूरी संख्या है ना, पूरी ये भाज्य संख्या है और ये भी पूरी संख्या ये भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या का मतलब साफ है, उसके अगर गुणनखंड आपको 2 तरह के दिख जाए, 2 गुणनखंड कहीं पे भी दिख जाए, मतलब 2 गुणनखंड का मतलब उसके 2 अलग अलग टुकड़े कर सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगी? भाज्य संख्या हो जाएगी। सिर्फ एक ही गुणनखंड दिखे, वो भी खुद का, या फिर एक का तो सब में होता ही है, तो सिर्फ एक गुणनखंड दिखे वो भी खुद का, तो वो हो जाएगी अभाज्य। खुद के अलावा कोई दूसरा गुणनखंड आ गए, 2 गुणनखंड आ गए, तो वो हो जाएगी भाज्य संख्या हो जाएगी। इसमें देखते हैं 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। अब देखो ये एक पद है, ये एक पद है, 2 पद बन गए भाई। एक पूरा एक पद है, प्लस में ये पूरा पद है, तो इसमें और इस दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है? 13 कॉमन आ रहा है। जैसे ये 13 कॉमन आ गए तो 13 का भाग इस पूरे के अंदर दोगे तो पीछे ये बच जाएगा, प्लस 13 का भाग 13 में दोगे तो कितना बच जाएगा? 1। इसको आप ये पूरा ब्रैकेट में, ठीक है, 13 11 7 77 प्लस 1 13 इंटू 78। बताओ ये जो संख्या थी इसके कितने गुणनखंड है? 2 गुणनखंड है, एक 13 है, एक 78 है। 2 गुणनखंड आ गए, कितने आ गए? 2 गुणनखंड। और अगर 2 गुणनखंड आ गए इसका मतलब ये क्या है? भाज्य है। ठीक है। अब इसको देखते हैं। इसका जो सेकंड है ये है, इस पूरे के अंदर भी 2 पद बन रहे हैं, एक ये पूरा पद बन रहा है और ये एक पूरा पद बन रहा है। ठीक है। इन दोनों के अंदर कॉमन क्या है? 5 है। 5 इसमें भी आ रहा है, 5 इसमें भी आ रहा है, तो 5 क्या कर देते हैं? कॉमन ले लेते हैं। 5 कॉमन लेने पर पीछे कौन बच गया? 7 6 5 तो आ गया बाहर, 4 3 2 और 1। यहाँ से 5 बार आ गए तो क्या बच गया? 1। कॉमन उस चीज़ को लिया जा रहा है जो दोनों में हो, और वो बार लेने के बाद में फिर उसका भाग है वो भी दोनों पद में जाएगा। ठीक है। 5 इनको मल्टीप्लाई करते हैं
7 छंग 42, 4 तिया 12, 12 दूना 24 प्लस का 1। तो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 1008 प्लस का 1, यानी ये आ गया 5 1009। अब देखो कितने गुणनखंड हो रहे हैं, 2 हो रहे हैं, एक 5 हो रहा है, एक 1009 हो रहा है। जब 2 गुणनखंड है इसका मतलब ये दोनों क्या है, भाज्य है। तो इस तरीके से अपना क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है, पहले अपन क्वेश्चन समझ लेते हैं, थोड़ा बड़ा है, 3-4 लाइन का है, लेकिन है बिल्कुल सिंपल। मैं यहाँ समझा देता हूँ। 2 बच्चे हैं, वो इस ट्रैक पर दौड़ रहे हैं। यहाँ से दौड़ना मान लो शुरू करते हैं, ठीक है। तो दोनों बच्चों में से एक का नाम है रवि और एक का नाम रवि है और एक है सोनिया। तो रवि जो है वो इस पूरे ट्रैक को एक चक्कर पूरा लगाएगा 12 मिनट में, और सोनिया है वो एक चक्कर लगेगी पूरा 18 मिनट में। दोनों एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं। अब दोनों एक साथ दौड़ना शुरू करें तो सीधी सी बात, एक को 12 मिनट लग रहे हैं, एक को 18 मिनट लग रहे हैं, मतलब एक फास्ट दौड़ रहा है, एक धीरे दौड़ रहा है, तो आगे पीछे तो होंगे ही सही। तो रवि है थोड़ा फास्ट है, सोनिया है थोड़ी धीरे है, तो ऐसे चक्कर लगाते रहेंगे लगाते रहेंगे लगाते रहेंगे। एक ऐसा टाइम आएगा जब दोनों एक साथ हो जाएंगे, थोड़ी देर के लिए दोनों एक साथ हो जाएंगे। तो सबसे पहले इनकी कम से कम वो टाइम बताना है जिसमें दोनों एक साथ हो। पूरे दिन दौड़ते रहेंगे तो बहुत बार मिल लेंगे, ठीक है, लेकिन कम से कम पूछा है कि भाई कम से कम वह समय बताएं, कम से कम वह समय जब क्या हो, दोनों एक साथ हो। दौड़ना भी एक साथ प्रारंभ करते हैं और फिर कुछ देर दौड़ने के बाद में, यानी कि कितनी देर, वही अपने को बताना है कि कितनी देर दौड़ने के बाद में वो वापस एक साथ मिलेंगे। तो यहाँ पे शब्द लिखा हुआ है कम से कम। तो पहले भी मैंने बताया कम से कम का मतलब आपको ज्ञात करना है लसब, LCM, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा हो, अधिक से अधिक हो, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, मशब ज्ञात करना पड़ता है, ठीक है। तो 18 और 12 का लसब ज्ञात करते हैं। 18 के अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं और 12 के भी अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 का दिया तो 9, 3 का दिया तो 3, 1 2 6, 2 का दिया तो 3 बार और 3 का दिया तो 1। तो यहाँ पर देखो 18 और 12, 18 के गुणनखंड है 2 गुणा 3 गुणा 3, 2 गुणा 3 गुणा 3, ठीक है। इसको आप ऐसे लिखते हो 2 की घात 1 गुणा 3 की घात 2। 12 के हैं 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 की घात 2, 3 की घात 1। LCM ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ता है, लघुत्तम समापवर्ती, बड़ी से बड़ी घात। बड़ी से बड़ी घात कौन है, पहले 2 आ गया, 2 की सबसे बड़ी घात कौन है, 2 की घात 2। 3 की बड़ी घात कौन है, ये, तो 3 की घात 2, तो 2 की घात 2 हो जाएगा 4, 3 की घात 2 हो जाएगा 9, तो 9 चौक 36 मिनट के बाद में दोनों एक साथ मिलेंगे। तो इस तरीके से अपने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। तो एक्सरसाइज 1.2 से पहले जितना पॉइंट्स उसके अंदर यूज होगा, जितना अपन 1.2 करने के लिए जितनी चीज़ों की ज़रूरत होगी वो सारी पहले अपन करेंगे। लगभग 5-7 बिंदु या 4-1 होगा, इससे ज़्यादा होने वाला नहीं है, ठीक है। और सब्सक्राइब भी करें। चलते हैं, थैंक यू।